नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर फिर एक मरतबा इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया गया है। एक मोहम्मद शख्स को, जो कैब ड्राइवर है, उन्हें इस बात पर ज़बरदस्ती की गई, उनके साथ उन्हें हिरासा किया गया और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने का काम किया गया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक उत्तर प्रदेश के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जब ये वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद से जो है पुलिस, यूपी पुलिस, आगरा पुलिस जो हरकत में आई। ये वाक़या ताजमहल के पार्किंग लॉट इलाके में पेश आया है, जो काबिल अफसोस है। पता नहीं क्यों ये लोग हैं जो शरपसंद अनासिर है, ये इस तरीके के नारे लगाने पर लोगों को मजबूर करते हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जैसा जी देखिए, बहुत ही दर्दनाक खबर है कि ताजमहल जो है सारी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान है, सारी दुनिया में हिंदुस्तान की अज़मत को बयान करता है। और इस ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जो है हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए की आमदनी का जरिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब दुनिया भर से लोग आएंगे वहाँ पे सयाहत के लिए, तो वही ताजमहल और वही जो है वहाँ का किला करोड़ों रुपए की जो है वो यूपी सरकार को भी, मरकज़ी सरकार को भी आमदनी का ज़रिया बना हुआ है। लेकिन अफसोस के उसी ताजमहल के पास एक जो है ज़ईफ़ शख्स को कुछ गुंडा अनासिर ने जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। देखिए, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है कि दिन दहाड़े एक जो है एक आलमी शोहरत याफ्ता तफरीगा के पास, जहाँ के दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उस इलाके में ताजमहल के पार्किंग लॉट के पास एक ज़ईफ़ शख्स को जो है पकड़ लिया जाता है, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जो हुलिये बशरे से जो है साफ़ तौर पे अलानिया चेहरे पे दाढ़ी है, सर पर टोपी भी है। बिल्कुल अलानिया जो है हुलिये बशरे से वो जो है मुसलमान पहचाने जा रहे हैं कि मुसलमान हैं। और जब देखा कुछ अनासिर ने कि वो मुसलमान हैं और यहाँ खड़े हैं, तो उन्हें घेर लिया गया और उनसे कहा गया कि जय श्री राम बोलो। उनमें से कुछ जो है ये भी कह रहे थे कि हम वीडियो बना रहे हैं, बोलो जय श्री राम बोलो, कैसे नहीं बोलोगे। तो ये जो शरअंगेज़ी और शरपसंदी बीजेपी की क़यादत में, मोदी की क़यादत में, आरएसएस की जो है निगरानी में, सरपरस्ती में, ये जो पूरे मुल्क में जो है जारी और सारी है, यकीनन ये काबिल अफसोस है, यकीनन ये दर्दनाक है, यकीनन ये इस मुल्क के गंगा जमनी तहज़ीब, इस मुल्क की सकाफ़त, इस मुल्क के इत्तेहाद और इस मुल्क की जो बुनियादी, हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क की जो बुनियाद है, मोहब्बत की नींव पे जो बुनियाद रखे गए थे, उसके लिए ख़तरा बनती जा रही है। ये सूरत हाल, ये जहनीत, ये हालात, देखिए बार बार कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे जो है यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और फिर जो है राजस्थान में, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, जहाँ जहाँ बीजेपी के लोग जो है बरसरे इक़्तिदार हैं, वहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पे फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है, नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, लोगों को हरास किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी गौरक्षा के नाम पे, कभी जो है मज़हब के नाम पे, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा। मतलब ये कि पूरी शिद्दत के साथ, ख़ास तौर पे अगर हम यूपी की बात करें, तो यूपी में हुकूमत की सरपरस्ती में, चीफ़ मिनिस्टर की सरपरस्ती में पूरी शिद्दत के साथ जो है नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कितनी मिसालें हैं, कांवड़ यात्रा की आप मिसाल ले लीजिए। कांवड़ यात्रा के दौरान में जिस तरीके से जो है दुकानदारों को कहा गया कि वो अपनी दुकानों पे जो है नाम लिखेंगे, और जिस तरीके से ढाबे वालों को या दुकानदारों को धमकी दी गई कि उनके पास क्यूआर कोड्स का मामला आया, नाम लिखने का मामला आया, निशानदेही कराने का मामला आया। आखिर ये तमाम सूरतें दूसरी है, मगर आपको इस तरीके की क्या मजबूरी हो गई है? ये मुल्क 80 करोड़ हिंदुओं का और 20 करोड़ यहाँ पर अक़लियतें हैं, तो 20 करोड़ की आबादी पर आप किस वजह से, किस खौफ से, किस डर से उनमें ये दबाव डाल रहे हैं कि वो आपके मज़हब का नारा लगाएं? देखिए, अगर यही काम अगर उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में अगर कोई मुसलमान
ग्रुप होता है वो जाता है और किसी गैर मुस्लिम को भगवाधारी कोई शख्स होता है जिसके माथे पर बड़ा बट्टू लगा हुआ हो और उसकी मतलब बड़ी दाढ़ी हो और वो भगवा गेरुआ कलर का कपड़े पहना हुआ हो और हाथ में कलश लिया हुआ हो, उस शख्स को जाकर अगर कोई हिंदू मुसलमानों का कोई ग्रुप नौजवानों का उसको कहता है कि चलो अल्लाह अकबर बोलो, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलो, तो क्या यूपी हुकूमत उस पर खामोशी इख्तियार करेगी? जिस तरीके की मुजरिमाना खामोशी जय श्री राम का नारा लगाने पर मुसलमानों को मजबूर करने के वाक़यात पर खामोशी इख्तियार करती है, तो क्या उसी तरीके का जब वाक़या पेश आएगा, मुसलमान अगर वहीं पर रहेंगे और जाकर किसी को मतलब जो अलामती तौर पर, जो नुमाया तौर पर एक हिंदू नज़र आ रहा है, उसको अगर जाकर ये कहेंगे चलो अल्लाह अकबर बोलो, तो क्या यूपी हुकूमत खामोश बैठेगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने वालों के साथ अगर अपनी आंखें बंद करके उनकी पुष्पनाही करने की जिम्मेदारी है, तो आइन के मुताबिक अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर मजबूर करने के लिए करने वालों की भी पुष्पनाही करने की जिम्मेदारी होती है। अगर दोनों भी अगर ये जबरदस्ती करें तो दोनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करना, ये जो है गैर जानिबदारी होती है। मगर हम मुसलसिल देख रहे हैं 2015 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जो भगवाधारी तंजीमें हैं, फिरका मतलब ये शरपसंद अनासिर है, फिरका परस्त अनासिर है, उनकी पुष्पनाही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनकी पुष्पनाही में ये जो है जितने भी ये फिरका परस्त तंजीमें हैं, भगवाधारी तंजीमें हैं, वो जो है मुसलमानों को हिरासा करने का काम किया जा रहा है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर दलित आबादी बहुत ज़्यादा काफ़ी है, दलितों को भी यहाँ पर परेशान करने का काम मुसलसिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की हुकूमत आई है यूपी में, यूपी के हालात ख़राब कर दिए गए हैं। हम देख रहे थे कि आज़म खान जो एमपी थे, यूपी में रामपुर से एमपी अवामी नुमाइंदे चुन के आए थे, तो उनके साथ जो रवैया किया गया, उनको जिस तरीके से जो है जेल में डाला गया, उन पे जिस तरीके के झूठे केस, देखिए मजाक की बात तो ये है कि मुर्गी चोरी, किताब की चोरी के केसों में उनको जो है मुलव्विस किया गया। उनकी यूनिवर्सिटी के जो है आधे से ज़्यादा ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया गया। उनकी यूनिवर्सिटी के कई इमारतों को ये कहते हुए बुलडोज़ कर दिया गया कि ये जो है गैर क़ानूनी तौर पे तामीर की गई हैं। तो जिस तरीके से आज़म खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, एक एमपी के ख़िलाफ़, एक नेशनल लीडर के ख़िलाफ़, एक जो है मकबूल आम चेहरे के ख़िलाफ़ यूपी के जो है, आपको शायद आज़म खान का ही नाम याद होगा सज्जाद साहब। हमने देखा है 2015 के बाद मुख्तार अंसारी की फैमिली के साथ क्या हुआ, अतीक अहमद की फैमिली के साथ क्या हुआ, और यहाँ तक के वो लोग जो सीए मुनव्वर राना एक हिंदुस्तान का मकबूल शायर, उर्दू अदब का नुमाइंदा शायर, मुनव्वर राना के साथ मुनव्वर राना की लड़की जो है, बेटी जो है, वो उनका जो है CA/NRC प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के हवाले से उनके घर को भी मुनहदम करने का काम उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किया है। तो मजमूई तौर पर अगर देखें उत्तर प्रदेश में कि मुसलमानों को, नामवर मुसलमान जो है, शोहरत याफ्ता मुसलमान जो हैं, जो काबिल मुसलमान हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की मौसूर अंदाज में नुमाइंदगी कर सकते हैं, उन तमाम को मुसलसिल निशाना बनाया गया। निशाना बनाने की सूरत दूसरी, ठीक है, आप बदले की सियासत कर रहे हैं, अगर किसी दूसरी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है तो उस हवाले से आप उन्हें निशाना बना रहे हैं, और निशाना बनाते हुए अपनी नफ़रत जो है वो अपनी नफ़रत को भी जो है आप मुतमईन कर रहे हैं। मगर यहाँ पर एक कैब ड्राइवर है, मोहम्मद शख्स है, मोहम्मद शख्स को आप जाकर कुछ शरपसंद अनासिर उसे रोकते हैं, उन्हें रोक कर वही जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि ताजमहल दुनिया के अजायब घरों में से, अजायब की निशानियां जो है दुनिया के अजायब में से एक अजायब में शामिल है। वहाँ पर इस किस्म का अजीब व गरीब वाक़या जो है हिंदुस्तान की शबीह को जो है आलमी सतह पर नुकसान पहुँचाने का सबब बनेगा। आलमी सतह पर अगर हिंदुस्तान की शबीह मुतासिर हो रही है तो उसके लिए यही तंजीमें हैं जो मुल्क में नफ़रत को आम कर रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए, इत्तेफाक से वहाँ पे एक जो है जर्नलिस्ट वहाँ पे जो है खड़ा हुआ था और उसने ये सिचुएशन देखी, सूरत हाल, तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना ली और फिर एक्स पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पे उसने ये वीडियो जो है जारी कर दी। तब जाके ख़बर जो है मीडिया में आई है, ख़बर हम तक, आप तक पहुँची है, तब जाके ये अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से दिन दहाड़े जो है
ताजमहल के पास जो है ये हरकत की गई है, तो क्या इससे क्या जो है सबक लिया जाए? क्या वहाँ पे जंगल राज है यूपी में? क्या वहाँ पे कानून की कोई अहमियत नहीं है? क्या वहाँ इस तरह की जो है लोग वहाँ पे आम तौर पे लोगों में क्या ये जहन बन गया है कि हम जय श्री राम बोलेंगे या फिर हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हमें जो है हम कानून के दायरे से बाहर हैं? आप देखिए कांवड़ बना यात्रा दिया है गया, जो- इस जी, तरीके का बिल्कुल। माहौल बना दिया गया, उनकी बिल्कुल। हौसला अफजाई, उनकी पुष्पनाई जो है इस हद तक की गई है सज्जाद साहब कि वो उन्हें उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जो कि खुद एक भगवाधारी या अपने आप को योगी कहते हैं, जी। उनकी खुद अपनी एक तंजीम है हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश जी। में। योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने से कबल जो है जिस कदर की गंद जो है हिंदू युवा वाहिनी ने उत्तर प्रदेश में फैलाई है, जिस किस्म का तशद्दुद बर्पा किया है, उसकी तारीख कहीं पर भी नहीं मिलती। खैर हम क्योंकि हमें दूसरे मौजूआत पर भी गुफ्तगू करना है, ये एक मामले पर तवील गुफ्तगू हो गई, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक मरतबा जो है जमहूरियत को, आइन को, सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने का, उस पर कार्य जब्त करने का एक काम किया गया है। इस पर मरकजी और रियासती हुकूमतों को संजीदगी अख्तियार करना चाहिए, वरना आलमी सतह पर जो मुल्क की शबी मुतासिर हो रही है वो उसके लिए इस तरीके के वाक़यात ही जिम्मेदार रहेंगे। सज्जाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने इस बात से इनकार किया है, एक रिपोर्ट के मुताबिक SIR कौमी सतह पर चल रहे हैं, SIR में अब तक SIR के दौरान अब तक 10 BLOs की मौत हुई है। 10 BLOs की मौत, देखिए अचानक से ये BLOs की मौत तो नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इस बात से इनकार कर रहा है कि इससे SIR से इसका कोई ताल्लुक है। जी बिल्कुल। देखिए मादी में क्यों जो है इस तरह की अमवात नहीं हुई है, अब क्यों हो रही है, ये सवाल है। अब देखिए जिस BLO की जो है मौत हुई है, एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जो है और उन्होंने साफ़ तौर पे, देखिए उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि उन्होंने कहा कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, कम वक्त में काम ज़्यादा करने का दबाव बना। देखिए इससे गुज़िश्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे कि 8 लाख से ज़्यादा, एक शख्स कह रहा था कि एक गली में 8 लाख से ज़्यादा, एक एरिया में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को कवर करने के लिए उसको सिर्फ एक दिन दिया गया। तो उसका कहना है कि इतना लंबा फार्म है कि एक शख्स से पूरी डिटेल लेने में आधा घंटा लग जाता है। तो उसने कहा कि आधे घंटे में एक आदमी का फार्म हम फिल कर सकते हैं और हमसे कहा जा रहा है कि शाम तक आपको 8 लाख लोगों को निपटाना है, तो हम कैसे निपटाएंगे? उसने कहा कि ये तो नामुमकिन है। तो यही देखिए इसमें इनका ये कहना था कि इन ह्यूमन वर्क प्रेशर, गैर इंसानी जो है काम का दबाव उन पे जो है जो बन गया है, बनाया गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको, इसीलिए वो जो है ये इंतहाई इकदाम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक सुसाइड नोट लिखा जा रहा है। को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इलेक्शन कमीशन पर हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी खबरों ख्याल में। मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पर किस बात का दबाव है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन क्यों समझ नहीं रहा है? देखिए इस तरीके की अमवात से जो है वो रियासती इंतजामिया के जो महकमे से इनका ताल्लुक था मरने वालों का, वो महकमे पर उसका असर पड़ेगा। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि मतलब नौकरी के दौरान वो मरे तो रियासती हुकूमतों पर जो है इसका माली बोझ भी आयद होगा, क्योंकि कंपनसेशन उन्हें अदा करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए का मुआवजा वगैरह अदा करना पड़ेगा। इस तरीके के जो मामलात है सारे वो रियासती हुकूमत पर बोझ बनेंगे। एक तरफ तो वो रियासतें जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है या फिर गैर BJP हुकूमत है, वहां पर GST वगैरह के जो अदायगियां हैं वो उसमें तातुल का शिकार है। मरकज़ की जानिब से वो फंड्स जो है वो दिए नहीं जा रहे हैं बराबर तरीके से वक्त पर, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो ज़रूरी तरक्याती फंड्स हैं उन फंड्स में भी उन रियासतों को जहाँ पर गैर BJP हुकूमत है उन रियासतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर BLOs की मौत होती है तो रियासती हुकूमत पर जो बोझ आयद हो रहा है उसका भी ख्याल इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जानिबदार लग रहा है। देखिए इस तरीके के इतनी आनन फानन में, इतनी जंगी खतूत पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो मुल्क भर में कराने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। उसके बावजूद भी
अगर ये करा रहे हैं तो इसके पसे पर्दा क्या चीज है वो ज्ञानेश कुमार पर किस किस्म का दबाव है, ज्ञानेश कुमार किसके हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, इसका जवाब तो या तो ज्ञानेश कुमार को देना पड़ेगा या फिर अपोजिशन जो सवालात उठा रही है और वो जो शक के दायरे में उन्हें ला रही है वो कहीं पर सच होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए सीधी बात है जबी साहब कि SIR का जो सेकंड फेज़ जारी किया गया है, दूसरा मरहला जो जारी है, इस मरहले में 9 रियासतों और 3 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में 1 महीने के अंदर अंदर सारा का सारा डेटा इकट्ठा करने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुल्क की 12 रियासतों में एक ही महीने के अंदर आप कैसे करोड़ों लोगों तक पहुँचेंगे, कैसे उनका डेटा इकट्ठा करेंगे और कैसे जो है उनके जो है वोटर शनाख्ती कार्ड जारी करेंगे, ये नामुमकिन है। ये यकीनन नामुमकिन काम है। फिर मतलब जब ऐसा होगा तो जिस तरीके से 70 लाख वोट बिहार में निकाल दिए गए थे और फिर 45 लाख वोट बिहार में शामिल कर दिए गए थे, एक बड़े किस्म की धांधली हुई थी बिहार इंतखाबात में, असम्बली इंतखाबात में, तो वैसी सूरत हाल उन रियासतों में भी पेश आ सकती है जहाँ पर आने वाले साल में इंतखाबात है। एक अहम बात यह है कि तेलंगाना में भी जो है मजालिस मुकामी के इंतखाबात जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस का ऐलान हो गया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कल रात में इस बात का ऐलान किया कि 27 नवंबर से जो है ये जो नॉमिनेशन फाइल करने की तमाम चीज़ें शुरू इसकी मतलब तारीख पहली 27 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 3 मरहलों में ये बल्दी इंतखाबात, पंचायत राज इंतखाबात, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस 3 मरहलों में 27 नवंबर से 17 दिसंबर तक तेलंगाना स्टेट में होंगे। और उसके लिए एक बड़ा शेड्यूल भी आया हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ में, कल रात में भी इसकी तफसीलात पेश की गई, सुबह से एक्सप्रेस में भी वो तफसीलात पेश की जा रही है मुसलसल। उसके बाद ये है स्टेट में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जो है वो नाफिज हो गया, उसी का ऐलान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी किया। मगर ये है कि कल जो है जैसा ही ऐलान हुआ उसके साथ बीजेपी के जो MP है करीमनगर के बंडी संजय, उन्होंने एक अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि जिन गाँवों में सरपंच बीजेपी की हिमायत वाले सरपंच को मुंतखब जो गांव करेंगे उन्हें वो 10 लाख रुपए बग़ैर किसी ताख़ीर के तरक्याती उस गांव की तरक्की के लिए बग़ैर किसी ताख़ीर के बग़ैर किसी जवाज़ के जो है वो 10 लाख रुपए फौरी जारी कर देंगे। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया। तो क्या सज्जाद साहब इसको हम इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं समझेंगे? बिल्कुल जो है जब इलेक्शन की डेट फौरी आने के बाद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है तो फिर एक MP, एक मरकज़ी वज़ीर ये कैसे कह सकता है कि जो है जो गांव के लोग, जिस गांव के लोग बीजेपी की सपोर्ट वाले सरपंच को जो है वोट देंगे, बिल्कुल चुनाव उनका जो है करेंगे, उनको 10 लाख रुपए हम जारी करेंगे। उस बंडी संजय ने करीमनगर हल्के पार्लियामान में ऐलान किया है, बाज़ाब्ता जो है उन्होंने ऐलान किया है कि जो गाँव में जो है बीजेपी के सरपंच की हिमायत की जाएगी या चुना जाएगा बीजेपी के, उस गांव को हम 10 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए दे देंगे, डायरेक्ट मेरे फंड से मैं देता हूं। ये इस तरह का बंडे संजय का ऐलान है। तो यकीनन ये जो है बहुत ही सीधी बात तो ये है कि ये जो है इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की भी खिलाफ वर्जी है और कवायद की भी, इंतखाबी कवायद की भी खिलाफ वर्जी है, हत्ता के पार्लियामान एक मेंबर पार्लियामेंट के इख्तियारात की भी एक खिलाफ वर्जी होगी। जी आइटम नंबर 6 के नाम से BRS के लोग जो है बंडी संजय को याद करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में बात हो रही थी तो ओम बिरला एक सवाल पर उन्हें मुखातिब करके कहा था कि आइटम नंबर 6 बंडी संजय, तो ऐसा बुला तो मैं इत्तेफाक ये है कि 1-2 मरतबा KTR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैंने उसमें भी देखा, फिर दूसरा कोई मीटिंगों में भी मैंने देखा, पार्टी की BRS पार्टी की जो मतलब कारकुनों की मीटिंग होती है उसमें भी मैंने देखा कि वो आइटम नंबर 6 के हिसाब से उन्हें याद कर रहे थे।
बिल्कुल। मैं बता दूं हमारे नाजरीन को, बंडी संजय जो है अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी कम वक्त में बीजेपी में अपना बड़ा मुकाम बनाया, 2 मरतबा के रुकने पार्लियामेंट में मुंतखब होकर आए तेलंगाना से। उसकी वजह यह है कि इश्तियाल अंगेज़ी, नफ़रत और बड़बोल जो है उनका जो है वो उसी वजह से वो बीजेपी में भी मकबूल हुए हैं। इस तरीक़े का बयान इलेक्शन कमीशन को इस तरीक़े के बयानात पर, इस तरीक़े की पोस्टिंग्स पर तो संजीदगी से गौर करना चाहिए। क्या इसको हम रिश्वत नहीं कहेंगे? जिस तरीके से बिहार में इंतखाबात हुए और इंतखाबात का मरहला चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, इंतखाबात 1 माह के अंदर, इंतखाबात के पोलिंग से 1 माह के अंदर जो है बीजेपी ने, एनडीए ने, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ योजना के तहत 60 लाख अकाउंट जो बिहार के हैं उसमें 10-10 हज़ार रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे। उसका असर हमें देखने को मिला। ख़वातीन की रायदही का तनासुब जो है वो बिहार में अब के ज़्यादा रहा, तो उसको एक फैक्टर माना जा रहा है बीजेपी की, एनडीए की भारी एक्सीरियत से जीत में। तो इस तरीके का बयान जो है बंडी संजय का, हालांकि करीमनगर में जो है करीमनगर के गाँवों के राय दहिंदे जो है वो ट्विटर से जो है ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होंगे। अगर वही बयान सोशल मीडिया पर अगर गश्त करता है, उसके बावजूद भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस बात पर संजीदगी से गौर करनी चाहिए और बंडी संजय के उस ट्वीट को ना सिर्फ हज़फ किया जाना चाहिए बल्कि बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई भी इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। नादरीन, एक खबर मगरिबी बंगाल से आ रही है कि 14 लाख के करीब जो है SIR फॉर्म्स जो है जिनकी शिनाख्त हुई है वो अब तक वसूल नहीं हुए हैं। देखिए आप, कितना बड़ा तादाद है ये। अगर ये 14 लाख फॉर्म अगर इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचते हैं तो वो 14 लाख नाम जो है हज़फ करने का खदशा हो जाता है। तो उसकी वजूहात क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर को ये डेटा कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, पूरे स्टेट भर में जिम्मेदारी दी गई थी। वो सरगर्मी के साथ वो ना सिर्फ फॉर्म तकसीम कर रहे हैं बल्कि कलेक्ट भी कर रहे हैं। मगर जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि अगर 8 लाख के इलाके के लिए अगर एक BLO है तो वो फॉर्म फिलअप करने में और फिर वो फॉर्म हासिल करने में उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो ये इसके ऊपर गौर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को इस तरीके के मामलात पर भी। जी बिल्कुल, देखिए एक तो अनकलेक्टेबल की जो है बात की जा रही है कि 14 लाख SIR फॉर्म जो है मतलब एक वसूल नहीं हुए हैं। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ये बात भी जो है निकल के सामने आ रही है कि जिन लोगों को मुर्दा या फिर गैर हाजिर या फिर डुप्लिकेट या फिर जो है वहाँ से मुंतकिल मतलब है कि एक घर से किसी और जगह, जो एक इलाके से किसी और जगह जो है माइग्रेट कर जाना, या एक घर से किराए के घरों में जैसे कि आमतौर पे होता है कि एक घर से दूसरे घर में किराए के शिफ्ट हो जाना। तो इस तरह की जो है BLOs की जानिब से इस तरह की जो फहरिस्त जारी की गई है, सिर्फ़ एक दिन में 10,33,000 लोगों को गैर हाजिर कर दिया गया है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये वही लोग हैं जैसा कि आपने कहा कि या तो घर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, मौजूद नहीं थे, या मर गए या मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए। तो इसी तरीके के ये फॉर्म्स है 10,33,000 जो है पीर तक का जो डेटा है, ये पीर तक के डेटे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया तफसीलात के मुताबिक जो है ये तो 10 लाख है, 14 लाख के करीब जो है। 14 लाख तो मिले ही नहीं 14 लाख। मजमूई तौर पर 14 लाख जो SIR के फॉर्म से वो इलेक्शन कमीशन को या BLOs तक वापस आए नहीं। वो अगर ये फॉर्म वापस नहीं आते हैं और ये SIR का अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है रियासत मगरिबी बंगाल में, तो क्या 14 लाख वोटर्स को इलेक्शन कमीशन हज़फ कर देगा वोटर लिस्ट? बिल्कुल, देखिए ये अहम सवाल है। अहम सवाल है। देखिए सबसे बड़ा अफसोसनाक मामला ये है कि बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुस्तानी अवाम को महरूम करने की कोशिश की जा रही है उनके बुनियादी हुकूक़ से। आपने नोटबंदी एक रात में कर दी थी, आपको याद होगा, मोदी ने लोगों को अपने नोट को इस्तेमाल करने के हक़ से महरूम कर दिया गया था एक ही रात में। और फिर उनको लाइन में खड़ा कर दिया गया था कि आपको नोट बदलने हैं तो बैंक आइए और नोट बदलिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक ही पल में पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। एक ही पल में, एक झटके में जो है
पूरे इंडिया को बंद कर दिया गया था और इस फैसले की हर तरीके से हर शहर में हर गांव में मजम्मत की गई और यहाँ तक के माहिरीन ने भी कहा, जो वबाओं के माहिरीन थे उन्होंने भी कहा कि ऐसा अचानक, हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, यूरोप का एक जो है 150 करोड़ बिल्कुल की 10 आबादी 10 वाला लाख मुल्क है। 5 लाख की आबादी वाला मुल्क नहीं है ये इंडिया। 150 करोड़ की आबादी तो ऑन पेपर है साहब। जी। तो इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में कैसे आप एक पल में जो है सारे के सारे मुल्क को बंद कर देंगे आप? ये कैसे जो है आप फैसला लेते हैं? मतलब कुलनानी कहेंगे इसको, डिक्टेटरशिप कहेंगे इसको, हठधर्मी कहेंगे, या फिर जो है सफाकी कहेंगे, जालिमाना फ़ैसले कहेंगे इसको। तो ये जालिमाना इक़दामात मुसलसल हो रहे हैं और इन्हीं जालिमाना इक़दामात के तसलसल की एक सबसे बड़ी कड़ी अब हमारे सामने SIR की शक्ल में आप नज़र आ रही देखिए, है। आप जी। 10,33,000 वोट जो है पीर के रोज तक की जो इत्तलात मौसूल हुई थी उसके जी। मुताबिक 10,33,000 वो जो SIR के फॉर्म्स हैं वो फॉर्म। महज वो उनके हैं जी। जो या तो मतलब इंतकाल कर गए हैं जी। या मुंतकल हो गए हैं या फिर जी। गैर घर पर मौजूद नहीं थे मौजूद नहीं या है। फिर किसी मतलब किसी और मुकाम पर मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल मुंतकल हो। हो गए हैं। जी। तो मैं ये, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये सवाल उठाया था, फिर दोबारा ये सवाल उठा रहा हूँ सज्जाद साहब, तो क्या अगर ये फॉर्म अगर वापस नहीं आएंगे इलेक्शन कमीशन को तो क्या उनके नाम हदफ कर दिए जाएंगे? जब बिल्कुल। हदफ कर दिए जाएंगे तो फिर उनके साथ नाइंसाफी होगी, उन्हें वोट के हक से महरूम किया जा रहा है, बिल्कुल। जमहूरी हक से महरूम जमहूरी करने हक का से। काम। देखिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कायम किया गया है। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी ये है कि वो जमहूरियत को मुस्तहकम करे, मगर यहाँ पर जमहूरियत को कमज़ोर करने और जमहूरी हुकूक से शहरियों को पामाल करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए ये काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बिल्कुल। उनके जो जमहूरी हुकूक है उन्हें सलब करने का काम तलब करने जो है का इलेक्शन कमीशन कर रहा तलब है। करने का काम किया जा रहा है और खुल के किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो है अलमिया ये है, सबसे बड़ी तशवीश की बात ये है, सबसे बड़ा जो है इस मुल्क का ड्रॉबैक ये है कि आइनी इदारों के ज़िम्मेदारान सरबराहान खुल के ये काम कर रहे हैं, खुल के डंके की चोट पे वो लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए SIR किसकी जो है इजाज़त से जारी किया गया, पार्लियामेंट में इसकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई, पार्लियामेंट में पूरे अरकान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, अचानक जो है बिहार में SIR क्यों शुरू कर दिया गया? अब देखिए बिहार में 70 लाख लोग वोट से महरूम हो गए। SIR के बाद वहाँ इलेक्शन हुए, असम्बली इंतखाबात, 70 लाख लोग वोट से महरूम हो गए। तो तब जो है इस मामले की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से नुमाइंदगी की गई। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि ठीक है, उनको हम मौका देंगे कि वो फिर से जो है एनरोल कराएं। तो अब जो इलेक्शन तो हो गया तो उनको जो नतीजा आपको हासिल करना था वो नतीजा तो आपने हासिल कर लिया। अब कह रहे हैं कि ठीक है, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने नामों को एनरोल करें। अगर किसी का नाम जो है इंक्लूड नहीं हुआ है तो उनको मौका दिया जाएगा। मतलब ये कि आप जो है हर कदम पे, हर सिचुएशन पे, हर हाल पे लोगों को धोखा देना चाह रहे हैं आप। सीधी सी बात है कि आप जो है इस अमल के ज़रिए आपने गैर महसूस तौर पे बहुत सारी जो है साजिशें आपने अंजाम दी हैं। इसका जो है यहाँ पे अंदाज़ा होता है। अब देखिए, गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे थे मगरबी बंगाल में जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से BOL जो अफसर थे उन्होंने जो ये काम कर रहे थे, फॉर्म भर्ती का काम कर रहे थे, BLOs, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पे हंगामा किया, धरना दिया, बल्कि उनका धरना अभी भी जारी है। तो वो धरना दे रहे हैं और उनमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें ज़मीर के ख़िलाफ़ काम करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। अब बताइए, इससे बड़ा जो है गलती या इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है कि उन्हें ज़मीर के ख़िलाफ़ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब है कि उनसे कहा जा रहा है कि आपको ये नाम इंक्लूड करने हैं, ये नाम इंक्लूड नहीं करने हैं, ये जो है नाम हज़फ करने हैं, ये नाम हज़फ नहीं करने हैं। बिलवास्ता तौर पे वो ज़बानी उनको जो है क्या ये हिदायतें भी दी जा रही हैं? यकीनन ये हिदायतें दी जा रही हैं और फिर काम किया जा रहा है। इसी के चलते तो 10 के करीब जो है 10 से ज़ायद BLOs के जो है ख़ुदकशी करने की या अचानक से पुरस्रार हालात में उनकी मौत
जो है नागहानी हालात में उनकी मौत हो जाने की जो है इत्तलात मुसलसिल कौमी सतह पर शुरू होने वाले SIR के बाद से मिलने शुरू हो गई हैं। सज्जाद साहब, एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो चाइना से अपनी क़ुर्बत बढ़ा रहा है और रूस से तेल ख़रीद रहा है, चाइना से अपने ताल्लुकात को इस्तेवार कर रहा है और बहुत ज़्यादा इस्तेवार कर रहा है। मगर एक वाक़या शंघाई एयरपोर्ट पर पेश आया। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक खातून को चाइना ने तहवील में ले लिया, ये कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है और वो उस खातून के पास जो है पासपोर्ट हिंदुस्तान का है। गैर क़ानूनी तरीके से ये खातून जो है चाइना में दाखिल हुई है। वो खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। इस पर हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपना रद्दअमल पेश किया है। जी जी, देखिए गुज़श्ता ये 19 तारीख का वाक़या है ज़बी साहब। 19 जो है तारीख को ये वाक़या पेश आया। वो खातून लंदन से जा रही थी जापान, उसका ताल्लुक़ था इंडिया से, वो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। तो उस खातून का जो है इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये तवील जो फ़्लाइट होती है उसकी जो है शंघाई में कुछ देर वक्फ़े के लिए वहाँ पे जो है उनको टाइम दिया गया था। शंघाई एयरपोर्ट पे कुछ घंटे उनको वहाँ पे रुकना था, उसके बाद वो कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसको कहा जाता है। तो बहरहाल जब वहाँ पे वो शंघाई एयरपोर्ट पे उतरती हैं तो उनका पासपोर्ट देखते हैं वहाँ के अफसर और फिर उनको घेरे में ले लेते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उनका ये कहना है कि पहले तो मुझे जो है हिरासत में लिया गया एयरपोर्ट ही पे, मुझे एक जगह कोने में जो है बिठा दिया गया और मुझसे सवालात किए गए। मुझसे जब मैंने पूछा उनसे कि उन्होंने ये क्यों हरकत की है, ऐसा क्यों किया है, तो उनका ये कहना था उन अफसरों का कि अरुणाचल प्रदेश चीन में है और आपका पासपोर्ट इंडिया का है। इस तरीके से आपका पासपोर्ट गलत है जी, ये आपका पासपोर्ट सही नहीं है, गलत पासपोर्ट से आप जो है चीन में दाखिल हुई हैं, अब आप यहाँ से जा नहीं सकते। 18 घंटे की डिटेंशन के बाद 18 उस खातून का कहना है कि 18 घंटे मुझे हरास किया गया, मुझे पानी देने से भी इनकार करते थे वो लोग, मुझे भूखा रखा गया और मुझे हरास किया गया। और 18 घंटे के बाद फिर क्यों उन्होंने मुझे छोड़ा, किस बुनियाद पे छोड़ा, कहाँ से हिदायत मिली, मेरे को उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने 18 घंटे बाद मुझे छोड़ा। तो उस खातून ने बाज़ाब्ता जो है एहतजाज दर्ज करवाया, मतलब एक सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और उस खातून ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने को वहाँ जापान में कंप्लेन भी किया एहतजाज करते हुए। फिर उस खातून ने दफ्तर ख़ारजा को एक लेटर लिखा, लंबा चौड़ा लेटर लिखा उस खातून ने, और वीडियो जारी की उस खातून ने कि शंघाई एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे जो है अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है इंडिया का हिस्सा नहीं मानता, चीन का हिस्सा मानता है। तो ये बहुत यकीनन तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक बात है, जबकि आप गुर्बत बढ़ा रहे हैं, जी बिल्कुल, भाई भाई का नारा लगा रहे हैं, और फिर जो भक्त जो है आजकल वो ज़ी पहले डोनाल्ड ट्रंप की पूजा हुआ करती थी, अब ज़ी की पूजा हुआ कर रही है। तो भक्तों के लिए भी एक नया जो है वो एक अवतार आ गया है, नया अवतार ज़ी की शक्ल में आ गया है। तो ये तमाम हालात के दरमियान में भक्तों को ये भी सोचना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जिस तरह कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, वो कश्मीर जो शेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर भी जो है जिस तरह हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश भी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। अगर कोई गैर मुल्की अरुणाचल प्रदेश को अपना मुल्क का हिस्सा करार देता है तो उसकी आंख में आंख डालकर ये कहना पड़ेगा, भक्तों को भी कहना पड़ेगा, भक्तों के जो अन्नदाता है उन्हें भी ये कहना पड़ेगा, हुक्मरान जो है उन्हें भी ये कहना पड़ेगा कि ये चीन का नहीं, ये हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जब हम कहेंगे कि तुम पक्के हुब्बुल वतन हो, यकीनन जिस तरीक़े का माहौल बनाया जाता है, देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पहले जब दौर आया उनका, पहली मियाद जब आई, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उन्होंने मदऊ किया था, तब जो है डोनाल्ड ट्रंप की पूजा हुआ करती थी। शायद आपने देखा होगा, बड़े बड़े तस्वीरें लगाकर डोनाल्ड ट्रंप की आओ भगत किया जाने का काम किया जाता रहा। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ये काम ज़्यादा हुआ। उसके बाद जो है जब डोनाल्ड ट्रंप और हुकूमत हिंद, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं, खारिजी पॉलिसियाँ हैं, वो खारिजी पॉलिसियों में तज़ाद आने के बाद
जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अपनी मियाद में मधु नहीं किया तो फिर यही भक्त जो है गाली गलौज करने लग गए। जी बस चीन से जब रगबत बढ़ गई, रशिया से जब तेल की खरीदी का मामला बढ़ गया, तो फिर अब रूस का जो सदर व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन या फिर शी जिनपिंग जो है, ये दोनों जो है ये भक्तों के अन्नदाता हो गए और अब इनकी पूजा होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके की मौका परस्ती, मफाद परस्ती, हुब्बल वतनी इसको नहीं कहते, इसको मौका परस्ती मफाद परस्ती कहते हैं। ये जो भक्त हैं, अंध भक्त जो है, वो हुब्बुल वतन नहीं है, मौका परस्त और मफाद परस्त है। मफाद परस्त हैं, यकीनन मौका परस्त हैं। वो लोग जो है ताजमहल के पास एक मुसलमान को जो है जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन चीन की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ ज़बान हिलाने की उनमें जो है ज़रूरत नहीं है। देखिए, दफ्तर ख़ारजा ने इस वाक़े की मजम्मत की है, लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो है इस सिलसिले में बाज़ाब्ता स्ट्रांग जो है उनको मैसेज जो भेजना मजम्मत चाहिए नहीं था। आई। देखिए अब देखिए, चाइना ने अपना मौक़िफ़ महकूम ख़ारिजा के पास वाज़े कर दिया है। उनका जो बोलना है, उनका जो बयान है, उन्होंने जो इक़दाम उठाया वो हक़ बजानिब है, वो अब वो अपने उस इक़दाम से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, उसके बाद भी अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हवाले से खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि हमने गलवान में देखा है क्या हुआ, किस तरीके से हिंदुस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है उस पर फौजी ठिकानों की तामीर का काम चाइना कर रहा है, मुसलसिल कर रहा है। वो देखा है हमने, उस पर 56 इंच के सीने को ढाल में के पीछे आते हुए हमने देखा है, 56 इंच के सीने को छुपते हुए हमने देखा है गलवान में जो है। अगर वाकई 56 इंच का सीना है तो आप बताते, 56 इंच के सीने की ताकत बताते गलवान में, बताकर चाइनीज़ फौज को जो है वो पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। मगर ऐसा 56 इंच के सीने ने नहीं किया, ना 56 इंच के सीने के भक्तों ने किया। बिल्कुल, वो कुछ नहीं किया गया। गलवान में उन्होंने मनमानी की, हमारे सिपाहियों की जान ली गई, हमारी सरहदों को अबूर करके आए। देखिए, यहाँ तक कहा गया कि एक सुबह चरवाहे, वहाँ की जो कबायली इलाका है, वो ख़ास तौर पे हम लद्दाख की बात करेंगे तो कबायली इलाका है, तो कबायली इलाके के लोगों का बुनियादी जो उनका वो है ज़रिया माश है, वो मवेशी पालन है। वो जो है बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ पालते हैं, उसका ऊन निकालते हैं, उसका दूध निकालते हैं और ये उसका गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा जो है ज़रिया माश है बकरियां पालना। तो वो बकरियां लेके रोज़ाना अपने घरों से, अपने रेवड़ से, अपने इलाकों से चरागाहों में जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो गलवान की वादी है वो सारे इलाके जो है मवेशियों की चरागाहें हैं, दरखेज़ इलाके हैं, मवेशियों की चरागाहें हैं और वहाँ लोग जो है अपने अपने जानवर, अपनी अपनी बकरियां, अपनी अपनी भेड़ें, अपने अपने जो भी जानवर हैं उनके, वो लेके वहाँ पे जाते हैं चराने के लिए। लेकिन हर दिन का उनका मामूल था, लेकिन एक दिन जब वो बकरियां लेके वहाँ पहुँचे तो वहाँ फ़ौज खड़ी थी। फ़ौज ने उनसे कहा कि ये इलाका हमारा है, अब यहाँ आप नहीं आओगे। उनका ये कहना है कि हमने कंप्लेन भी की, हुकाम से भी बात की, पुलिस से भी जो है शिकायत की, इलाके में सबको जो है हमने बताया कि ये हमारे साथ हुआ है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन, वो कह रहे हैं सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो उनकी मवेशियों की चरागाह थी, वो छीन ली गई रातों सिर्फ कब्जा कर दिया गया, उनके मतलब फौजी चौकियां भी बना दी गई। बिल्कुल, देखिए आप ये देखिए, यहाँ पर हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आप नफरत की ऐनक पहनकर अगर हुकूमत करेंगे, नफरत की ऐनक पहनकर आप हुक्मरानी करेंगे और मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सिर्फ वो हिस्सा दिखेगा जहाँ पर अक़लियत मुसलमान है, वो हिस्सा नहीं दिखेगा जहाँ पर चाइनीज़ है। देखिए, आप पाकिस्तान मतलब जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान की सरहदें, इन इलाक़ों के बारे में मुसलसिल कहा जाता है। 2014 से लेकर हम 2025 के दिल्ली बम धमाके तक के में हमने बहुत सारी बातें सुनी, मगर आपने कभी ये सुना है कि गलवान पर कब्जा हो गया, हमारे फौजियों की, हमारे सिपाहियों की गर्दनें काट कर उनके शहीद सरों को हमारे पास भेजा गया? हमने कभी नहीं सुना। हम आंख में आंख डालकर जवाब देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक जो है आप चाइना पर क्यों नहीं करते? क्योंकि चाइनीज फौज, देखिए आपका इलाका जो है अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना जो है अपनी रियासत कह रहा है और आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे हैं। आप क्यों सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते चाइना पर?
क्यों उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, क्यों जो गलवान की पहाड़ियों में जो दाखिल हुए चीनी फौजी उन्हें क्यों खदेड़ कर बाहर वापस नहीं करते, उन्हें पीछे क्यों नहीं ढकेलते? क्या यहाँ पर आपकी ताकत, आपका मतलब आपकी जिद्दोजहद, आपकी हुब्बुल वतनी गलवान में आकर मर गई है या चाइना के मुकाबले में मर गई है? खाली आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हवाले से ही आप हुब्बुल वतन है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है रबी साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल जो है किया है कि हमें चीन का ये जो मामला है वो संगीन मामला है। देखिए, सिर्फ मजम्मत करके, सिर्फ बयान जारी करके हम इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी हिम्मत की है चीन ने कि शंघाई में अरुणाचल प्रदेश के एक खातून को उन्होंने जो है रोक लिया। हिंदुस्तानी खातून को बोलिए सज्जाद साहब आप, अरुणाचल प्रदेश की खातून ने हिंदुस्तानी खातून को रोका है। हिंदुस्तानी खातून को रोका, ये कहते हुए रोका कि उनका पासपोर्ट गलत है जी, वो चीन की बाशिंदा है, उनका पासपोर्ट गलत है, ये कहते हुए उनको जो है 18 घंटे तक जो है एयरपोर्ट पर रोक के हरास किया गया। यकीनन ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सुर्खी की बात तौहीन है, एक हिंदुस्तान की तौहीन है, हिंदुस्तानी शहरी की तौहीन है, हमारी रियासत की एक खातून है और वो जा रही है अगर, तो उसको शंघाई पर ये कहते हुए रोका गया कि वो अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि चाइना का हिस्सा है। किस तरीके से हम बर्दाश्त कर सकते हैं ये बात? बबांगे दहल, आप देखिए अगर चाइना के जो नए नक्शे आए हैं इसके ऊपर भी बहुत सारी बात हुई है। चाइना के जो नए नक्शे आए हैं उन नक्शों में अरुणाचल प्रदेश, वो जो तिब्बत वगैरह का जो हिस्सा है पूरा उसको अपने पूरे इलाके को गलवान का इलाका जो है पूरे इलाके को चाइना का हिस्सा है, ऑलरेडी चाइना के नए नक्शों में शामिल कर लिया गया है। और हम खामोश तमाशाई बने हुए, हमारे हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए। कहाँ है 56 इंच का सीना? अब अगर निकल के अगर बता रहे हैं ये मेरा 56 इंच का सीना है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब बम से देंगे। अगर चाइना के मुकाबले में आप कहते हैं तो आपका ये सीना यकीनन 56 इंच का होगा। जी बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेसी यहाँ काम नहीं आती, ये खुल के बात करनी होगी। देखिए, गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने खुल के कहा था कि सिंध हमारा हिस्सा है और हम सिंध को वापस लेके रहेंगे। इसी तरीके से उन्हें ये भी कहना चाहिए कि जो है अरुणाचल प्रदेश और गलवान की वादियाँ और जिन जिन इलाकों को चीन अपना हिस्सा मानता है वो भी हमारे हिस्से हैं और इनमें किसी के दाखिले की, किसी के कब्ज़े की, किसी की दरअंदाजी की हम इजाज़त नहीं दे सकते और हम इन इलाकों को लेके रहेंगे। ये भी वज़ीर दिफ़ा को बोलना चाहिए। सिंध की अगर बात करें तो सियासी फायदा होगा राजनाथ सिंह को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। अगर गलवान की बात करेंगे तो कोई सियासी फायदा नहीं होगा उन्हें। जहाँ जाए तो हिंदुस्तान, उनका सियासी मफाद अगर पूरा हो रहा है तो वो जो है उनके लिए अहम है। अगर हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा हो रहा है तो उनको क्या लेना है? मतलब तो मतलब हम वजीर आजम ने तो साफ कहा है मेरा क्या है भाई, मैं फकीर आदमी हूँ, झोला लूंगा निकल जाऊंगा। वो तो निकल जाएंगे जंगल, तो निकल जाएंगे झोला लेकर हाथ में। परेशान तो हिंदुस्तानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चीन का जो दरअंदाजी है, चीन के कब्जे है गलवान को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और वो जो सरहदी इलाके हैं लद्दाख से जुड़े हुए जितने भी सरहदी इलाके हैं, उन सरहदी इलाकों को लेकर जिस तरीके का चीन का जारहाना तेवर है, वो जारहाना तेवर पर मुंह तोड़ अगर जवाब हिंदुस्तान नहीं देगा तो यकीनन जो है जवाब दे रहेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह। यकीनन देखिए, ये बहुत अहम बात है, बहुत ही जो है एक तशवीशनाक बात है, बहुत ही जो है संजीदा बात है। हुकूमत को, पूरी मिशनरी को हिल जाना चाहिए इस वाक़े के बाद। जो वाक़या हुआ है एक हिंदुस्तानी खातून के साथ, जो वाक़या हुआ है एक हिंदुस्तानी खातून को जो कहा गया है कि आपका पासपोर्ट गलत है, ये कहा गया है, ये एक बहुत संगीन मामला है। पूरी की पूरी सरकारी मिशनरी को जो है हिल जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि कल जब ये वाक़या जो है वायरल हो रहा था तो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म जो है वहाँ पे अयोध्या में मौजूद थे और वहाँ पे वो जो है तकरीरें कर रहे थे, लंबी लंबी तकरीरें लहरा रहे थे और ये कह रहे थे कि मतलब ये सुकून है, ज़ख्मों के लिए मरहम है, मुंदमिल हो जाएंगे ज़ख्म। देखिए, इस तरीके के बयानबाजियों से
वजीर आजम की दाल रोटी जो है, सियासत जो है वो चलने वाली है। अगर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा अगर चीन के साथ सरहद पर खड़े होकर करेंगे तो वजीर आजम की उससे वजीर आजम की दाल रोटी का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल देखिए, तो जी, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं साबिका वज़ीर आज़म इस मुल्क के, उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ जंग करने की हिम्मत दिखाई थी। जी, बहुत बड़ी जो है उस ज़माने में जंग हुई थी हिंद और चीन के माबेन, और बहुत खौफनाक जंग हुई थी। तो उस जंग की हिम्मत अगर लाल बहादुर शास्त्री नहीं दिखाते तो आज शायद न जाने कितना हिस्सा जो है चीन के कब्ज़े में चले जाता है हिंदुस्तान का। तो उस वक्त जो है ताकत दिखाई गई थी हिंदुस्तान ने, हालांकि उनका सीना 56 इंच का नहीं था लाल बहादुर शास्त्री का, एक अजीम रहनुमा। 56 इंच से बड़ा सीना लाल जी बहादुर शास्त्री का बिल्कुल था, यकीनन, मगर उन्होंने कभी यकीनन 56 इंच के सीने का दावा नहीं किया। एक अजीम रहनुमा थे वो। जब जो है उनकी जब मौत हुई तो कहा जाता है कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था। इतने अजीम रहनुमा थे वो, वज़ीर आज़म थे। आज हमारे मोदी साहब वज़ीर आज़म हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो वाक़या है हुआ है, इस वाक़े के बाद हम अपना मौक़िफ़ सख्त कर लें। देखिए यहाँ सिचुएशन क्या हो रही है। ट्रंप, जिसको आपने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप चीन से मिलने चीन जा रहे हैं। जी, चीन के सरबराह से मिलने के लिए चीन जा रहे हैं। और मोदी G20 इजलास में कब गए? उस वक्त गए जब उनको ये कंफर्म हो गया कि वहाँ ट्रंप नहीं आ रहे हैं। जी, तो जिस हमारे वज़ीर आज़म ने अमेरिका में जाके नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, क्या वो वज़ीर आज़म की आज ये हैसियत हो गई है कि उनका जो है ट्रंप के सामना करने की भी उनकी हिम्मत नहीं है? जी। सबसे बड़ा सवाल है देखिए ये। सज्जाद साहब, जी लाल बहादुर शास्त्री का 56 इंच का सीना था, जी मगर उन्होंने कभी दावा नहीं किया। उन्होंने चीन पर हमला किया। जी और हमारे जो दावेदार वजीर आजम है, 56 इंच का सीना है, अगर कुछ हो जाता है तो वो झोली पकड़कर निकल जाते जाएंगे, हैं। बिल्कुल। फकीर आदमी है, झोली निकल पकड़ते हैं, निकल जाते हैं, जाते उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दावा करते हैं दावा सिर्फ 56 इंच का। अगर कोई हालात बदल जाते तो उन्होंने कहा है, ये आप या मैं नहीं कह रहे हैं। मेरा क्या है, इख्तिदार चले जाता है तो झोला लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, फकीर आदमी हूँ, इस तरीके की बात उन्होंने की है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों के साथ आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अर्साल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।